दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 18 दिसंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि देश की राजधानी नई दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। यह ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक अब अस्पतालों में बच्चे के जन्म होने के बाद तुरंत आधार कार्ड बनाया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। बहुत जल्द ये व्यवस्था अस्पतालों में लागू हो जाएगी। खबर के अनुसार यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ गर्ग ने जानकारी देते हुए कहा कि यूआईडीएआई नवजात शिशुओं को आधार नंबर देने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट के साथ टाइप अप करने की कोशिश कर रहा है। इससे बच्चों को स्कूल में नामांकन कराने में आसानी होगी और उन्हें आधार नंबर आसानी के साथ मिल जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चों का बायोमेट्रिक नहीं लिया जाएगा, लेकिन माता पिता में से किसी एक के साथ इसे लिंक किया जाएगा। हालांकि 5 साल की उम्र पार करने के बाद बच्चे का बायोमेट्रिक किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में 3523 शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति के लिए मान्यता प्रशासन विभाग ने स्वीकृति दे दी है। शिक्षा विभाग 1-2 दिन में इसमें संकल्प जारी करेगा। आपको बता दूं कि इसी महीने संकल्प के ठीक बाद शेड्यूल भी जारी किए जाने की संभावना है। जहां आपको बता दूं कि छठे चरण के लिए 3523 पदों पर शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। बाकी 4863 पदों पर नियुक्त अगले चरण में होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की अदालतों में करीब 36 लाख मुकदमे लंबित है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के उत्तर में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में ये जानकारी दी है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया है कि बिहार के अधीनस्थ न्यायालयों में 5 लाख से ज्यादा मामले 10 वर्षों से ज्यादा समय से लंबित है। इनमें 4,38,000 क्रिमिनल तथा 63,261 सिविल मामले हैं। इनमें अधीनस्थ अदालतों में 33,73,000 और पटना हाईकोर्ट में 2,27,000 मामले लंबित है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया है कि 10 दिसंबर 2021 तक कुल लंबित मामलों की संख्या पटना हाईकोर्ट में 2,27,000 है। यह अधीनस्थ न्यायालयों में 33,73,000 है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22 दिसंबर से समाज सुधार यात्रा निकालने जा रहे हैं, वहीं राजधानी में भी सख्ती से पालन करवाने में आला अधिकारियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। जहां पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजीव अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक करके फिर से एक गाइडलाइंस जारी किया है और अब शराबबंदी कानून के खिलाफ शिकायत वाला टोल फ्री नंबर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, वरना होटल मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नई गाइडलाइंस का पालन शहर के सभी छोटे से लेकर बड़े होटलों और रेस्टोरेंट को करना होगा। इसके तहत शराब के खिलाफ शिकायत वाले टोल फ्री नंबर 15545 और 18003456 को डिस्प्ले करना जरूरी होगा। इसके साथ ही प्रशासनिक स्तर से शहर में जगह जगह होर्डिंग बैनर भी लगाए जाएंगे और सभी पर टोल फ्री नंबर भी दर्ज होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में उपयोग वाले प्लास्टिक पर छूट अभी भी जारी रहेगी। जी हाँ, सरकार ने अब नियम बदल दिया है। अब 1 जुलाई 2022 से उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू होगा। यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने इस संबंध में गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत अब 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक रहेगी। हालांकि कम प्लास्टिक की परत वाले कागज के कप का उपयोग जारी रहेगा। दरअसल 15 दिसंबर 2021 से राज्य में प्रतिबंध लागू हो गया था। इसके एक दिन बाद ही बिहार सरकार की ओर से छूट मिलने के बाद व्यापारियों में खुशी का माहौल है। बिहार सरकार ने यह फैसला केंद्र सरकार के निर्णय के बाद लिया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया है कि केंद्र की तरफ से बिहार में 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध प्रभावी होगा। उन्हीं प्लास्टिक और थर्माकोल पर प्रतिबंध जारी रहेगा जो केंद्र की अधिसूचना में है। दोस्तों बात करते हैं कि आप सभी ने कभी न कभी एटीएम से पैसे जरूर निकाले होंगे। शायद आपके साथ कभी भी ऐसा हुआ होगा कि टेक्निकल एरर की वजह से पैसे नहीं निकल पाए हो। ऐसे में बैंक से शिकायत करने पर आपको पैसे रिफंड मिल गया होगा। मगर क्या आपने कभी एटीएम से पैसे निकालकर बैंक में रिफंड को लेकर शिकायत की है? आप कहेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को पकड़ा है जो एटीएम और बैंक दोनों से पैसे लेता था। दरअसल मेवात का रहने
कहने वाला ये शख्स एटीएम के लूप होप का फायदा उठाकर बैंकों को चूना लगाता था। इस सातिर चोर का नाम अजहरुद्दीन है। 26 साल का आरोपी अब तक बैंकों के साथ लाखों की धोखाधड़ी कर चुका है। आरोपी पैसे निकालने के लिए एटीएम मशीन में डेबिट कार्ड डालता था। मशीन से जैसे ही पैसे बाहर आते थे वे उन्हें 15 सेकंड तक वहीं होल्ड करके रखता था, यानी कि निकालता नहीं था। मशीन जैसे ही एरर दिखाती तो उन्हें झटके से निकाल लेता था। इसके बाद बैंक में शिकायत करता था कि मशीन से पैसे नहीं निकले हैं। फिर बैंक उसे उतनी ही रकम रिफंड कर दिया करता था, यानी कि उतने ही पैसे वापस कर दिया करता था। इस तरीके से उसे दोगुने पैसे मिल जाते थे। जब पुलिस ने बताया है कि अजहरुद्दीन ने बैंक को चूना लगाने के लिए कई कार्ड्स का इस्तेमाल किया है। फिलहाल उसके पास से 17 एटीएम कार्ड मिले हैं। दोस्तों बात करते हैं कि हज यात्रा पर जाने वाले लोगों पर लगी उम्र की पाबंदी हटा ली गई है। यहाँ हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सर्कुलर जारी करके हज यात्रियों के लिए उम्र सीमा में संशोधित किया है। इससे पहले हज कमेटी से जारी सर्कुलर में उम्र सीमा 18 से अधिकतम 65 साल तक की गई थी। अब 70 साल से अधिक उम्र के लोग भी 2022 के बाद हज यात्रा पर जा सकेंगे। इसे लेकर हज यात्रा पर जाने वाले लोगों में खुशी है। आपको बता दें कि 2019 के बाद से कोरोना के कारण हज यात्रा पर लोग नहीं जा सकते थे। हाजी मौलाना उमर फारूक ने बताया है कि इसे लेकर हज कमेटी से पत्र जारी किया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के निर्णय से 65 साल से अधिक उम्र के हज यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत है। अब कोई उम्र सीमा की बाधा नहीं रहने से आसानी से हज यात्रा पर जा सकते हैं। बिहार ही नहीं बल्कि देश भर से हज पर जाने वाले यात्रियों में अधिकतर बुजुर्ग होते हैं। ऐसे में हज कमेटी द्वारा पूर्व में जारी पत्र में 65 साल से अधिक उम्र के लोगों पर हज यात्रा पर रोक लगाए जाने से मुश्किल आ रही थी, लेकिन अब यह मुश्किल खत्म हो गई है। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को विपक्षी दलों खास तौर से समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस देश को ना साम्यवाद चाहिए और ना समाजवाद चाहिए, इस देश को केवल राम राज चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज के युग का जो सबसे बड़ा अंधविश्वास है वह समाजवाद है और इसके कई बहरूपिया ब्रांड है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पारिवारिक समाजवाद, माफियावादी समाजवाद, अराजकतावादी समाजवाद, दंगावादी समाजवाद, आतंकवादी समाजवाद, ये सभी जो बहरूपिया ब्रांड है। प्रदेश की जनता भी इस चीज को मानने लग गई है कि समाजवाद एक रेड अलर्ट है और इस रेड अलर्ट से अब मुक्ति मिलनी है चाहिए। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम लोगों ने पहले ही कहा कि इस देश को ना साम्यवाद चाहिए और ना ही इस देश को समाजवाद चाहिए, इस देश को केवल राम राज्य चाहिए और उत्तर प्रदेश को राम राज्य ही चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि हरियाणा के गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर काफी दिनों से बवाल जारी है। इस बीच कल भी खुले में नमाज को लेकर फिर से हंगामा हुआ। इस दौरान गुरुग्राम के उद्योग बिहार इलाके में हिंदू संगठन के लोग और नमाजी आमने सामने आ गए। इस दौरान काफी देर तक हंगामा होता रहा। इस दौरान हिंदू संगठन के लोगों ने नमाजियों के सामने भारत माता की जय के नारे लगाने की शर्त रखी। आखिरकार नमाज अदा करने वाले लोगों ने भारत माता की जय बोली। आपको बता दो कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बीते शुक्रवार को गुरुग्राम के सभी 37 चिन्हित जगहों की नमाज की परमिशन को रद्द कर दिया था। जहां वही जानकारी न होने के चलते उद्योग बिहार के पार्कों में कुछ लोग नमाज के लिए पहुंच गए थे। इस दौरान नमाजियों को हिंदू संगठन के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान दोनों पक्षों के लोगों के बीच कई बार तनातनी भी हुई, लेकिन आखिर में भारत माता की जय के नारे लगाने के बाद नमाज अदा की गई। जबकि हिंदू संगठन के लोगों के साथ नमाजियों के जयकारे लगाने के वीडियो भी सामने आए हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि लड़कियों की शादी की उम्र अब 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है। दरअसल ये एक प्रस्ताव था जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। हालांकि मंजूरी मिलते ही इस पर हंगामा होना भी शुरू हो गया। आप सभी को बता दें कि मोदी कैबिनेट की ओर से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर मुस्लिम विधायकों ने आपत्ति जताई है। इस लिस्ट में पहला नाम अबू आजमी का रहा है और अब झारखंड के मंत्री हफीजुल अंसारी ने भी इस पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दरअसल बीते बुधवार को ही केंद्रीय कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसमें लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र को 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रावधान है। जैसे ही इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली वैसे ही कई मंत्रियां इसके खिलाफ आ गए। अब इस बिल को इसी संसद सत्र में पेश किए जाने की बात कही जा रही है। आपको बता दो कि इस बिल के कानून बनते ही देश में लड़के और फिर लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र एक ही हो जाएगी, यानी कि 21 साल। 21 साल से कम उम्र के बच्चे अब बालिग नहीं बल्कि नाबालिग होंगे। इसको लेकर बीते दिनों समाजवादी पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के विधायक अबू आजमी ने कहा था कि
जिस तरीके से किसी की मौत हो जाने के बाद तुरंत उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, उसी तरीके से लड़की की बालिग होने पर भी जल्द से जल्द उसकी शादी कर देनी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि लेकिन अब 18 साल की लड़की शादी नहीं कर सकती। क्या अब वो 18 की उम्र में समझदार नहीं होगी, 21 की उम्र में ही मैच्योर होगी? दोस्तों, अगर आप खुद का कुछ रोजगार करना चाहते हैं तो आपको एक बढ़िया सा आइडिया बताने जा रहे हैं। अगर आप बिहार के किसी भी जिले में रहते हैं तो आप खुद का उद्योग लगाकर रोजगार की शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए नीतीश सरकार 10-10 लाख रुपए दे रही है। इसका लाभ मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत दिया जा रहा है। खबर के अनुसार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए बिहार के कई जिलों में के युवाओं ने आवेदन किए हैं। आज ही 16,000 युवा उद्यमियों का चयन किया गया है। साथ ही साथ इन्हें 10 लाख रुपए रोजगार के लिए दिए जाएंगे। आपको बता दूं कि नीतीश सरकार बिहार में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू किया है। इसके तहत 5 लाख रुपए लोन के तौर पर, जबकि 5 लाख रुपए बिहार सरकार की ओर से अनुदान के तौर पर दिए जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार कंप्यूटर के जरिए सफल उम्मीदवारों के रैंडम सिलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बहुत जल्द उम्मीदवारों का नाम जारी किया जाएगा। जिन युवाओं का चयन किया जाएगा वे युवा बिहार सरकार से 10 लाख रुपए लेकर के बिहार में उद्योग लगा सकते हैं। दोस्तों, अब खबर ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी काम की खबर है। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आपको रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानी कि आरटीओ के चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं है। अब आप घर बैठे आसानी से दूसरी यानी कि डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। दरअसल कई जगहों पर योजनाओं का लाभ लेने से लेकर आईडी प्रूफ के तौर पर भी ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है। अगर ऐसे में आपका ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस किसी वजह से खो जाता है या फिर फट गया है तो फिर सड़क पर गाड़ी निकालना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे में आप कुछ आसान टिप्स फॉलो करते हुए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है तो फिर सबसे पहले इसकी एफआईआर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराना होगा। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस पुराना हो गया है, जो क्लियर नहीं है या फिर फट गया है, तो फिर डुप्लीकेट के लिए आपको ओरिजिनल सबमिट करना होगा। इसके बाद ऑनलाइन डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको स्टेट परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा और यहीं से आप ऑनलाइन के द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि दुनिया में एक ऐसा गांव है जो समंदर की सतह पर बसा है। यहाँ 24 घंटे पानी पर तैरती बस्तियों में कई सालों से हजारों लोग रह रहे हैं। समंदर पर बसा ये गांव पिछले 1300 सालों से तैर रहा है। तो आइए जानते हैं इस तैरते गांव की रोचक कहानी के बारे में। दरअसल हम बात कर रहे हैं चीन के फुजियान प्रांत में निगंडे शहर की एक बस्ती की जो हमेशा पानी पर तैरती रहती है। यह बस्ती दुनिया का एकमात्र ऐसा गांव है जो पूरी तरीके से गहरे समुद्र पर बसा है। इस गांव में रहने वाले सभी लोग मछुआरे हैं, जिन्हें टांका कहा जाता है। इस समुदाय के लोग नाव पर ही अपना घर बनाकर रहते हैं, जब मछलियां मारते हैं और फिर उसी से जीविका चलाते हैं। जब तैरती नाव पर बसे इस गांव में घरों की संख्या 2000 से अधिक है। हैरानी की बात यह है कि इसे बसे हुए 1300 साल हो गए हैं। इस बस्ती में करीब 8500 लोग रहते हैं। इस गांव में बसे लोग टांका समुदाय के हैं। यहाँ रहने वाले लोगों ने पानी में तैरने वाली नाव के घरों के साथ ही बड़े बड़े प्लेटफॉर्म भी लकड़ी से तैयार किए हैं। यहाँ उनके सामुदायिक कार्यक्रम होते हैं और बच्चे भी खेलते हैं। कहा जाता है कि ये लोग 700 ईस्वी में शासकों के उत्पीड़न से नाराज होकर यहाँ आकर बस गए थे। 1300 साल पहले शासकों से परेशान होकर इन मछुआरों के पूर्वज समुद्र में आकर बस गए थे। तब से ये लोग यहीं पर रह रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि पटना वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जब पटना मेट्रो का काम अब तेजी से होगा। जब प्रदेश सरकार ने पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर 500 करोड़ रुपए की स्वीकृति की है। पटना मेट्रो के डिपो के लिए करीब 76 एकड़ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक जमीन अधिग्रहण में करीब 726 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। मेट्रो के भू अर्जन के लिए राज्य सरकार के स्तर से ही राशि वहन की जानी है। दोस्तों, बात करते हैं कि अब मतदाता सूची में साल में 4 बार नाम जोड़ा जा सकता है। जब मतदाता सूची में अमूल बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मतदाता सूची में व्यापक बदलाव की मंजूरी दे दी है। इसकी संसद से मंजूरी मिलती है तो फिर मतदाता सूची को और अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा। ये माना जा रहा है कि एक ही मतदाता सूची के आधार पर लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, आम चुनाव और नगर पालिकाओं के चुनाव कराए जाएंगे। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद भारत निर्वाचन आयोग को यह अधिकार मिल जाएगा कि वह साल में एक बार
बार की जगह 4 बार मतदाताओं के क्वालिफाइड डेट के अनुसार उनके नाम को सूची में शामिल करा सकेगा। जब फिलहाल देश में 1 जनवरी को आधार मानते हुए हर साल 18 वर्ष से ऊपर आयु के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए सूची का पुनरीक्षण किया गया है। फिलहाल देश में 1 जनवरी को आधार मानते हुए हर साल 18 साल से ऊपर की आयु के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए सूची का पुनर्निरीक्षण किया जाता है। यह नए प्रावधान आने के बाद अब एक ही साल में मतदाताओं की अर्हता की तिथि 4 हो जाएगी। नए प्रावधान के अनुसार 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को आधार तिथि मानते हुए 18 साल से ऊपर के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जा सकेंगे। इससे मतदाता सूची हर 3 माह के अंदर अपडेट होती रहेगी। इसका परिणाम होगा कि किसी भी चुनाव के लिए सूची को अलग से तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव जनवरी में तैयार अंतिम मतदाता सूची के आधार पर कराए जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद वे बिहार के अलग अलग क्षेत्र की यात्रा पर निकलेंगे। अब पंचायत चुनाव खत्म हो गया है, ऐसे में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22 दिसंबर से यात्रा पर निकलेंगे। इस यात्रा का नाम समाज सुधार यात्रा दिया गया है। 22 दिसंबर से सीएम नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा शुरू करेंगे। यह यात्रा के दौरान वे महिलाओं से मिलेंगे और उनसे शराबबंदी से जुड़े मामले पर फीडबैक लेंगे। पंचायत चुनाव खत्म हो गया है, अब सीएम नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पर निकलेंगे। वे बिहार के हर जिले में घूम घूम करके अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान आम लोगों और फिर खासकर महिलाओं को शराबबंदी कानून के बारे में बताएंगे। ये अपील करेंगे कि इसे सख्ती से लागू करने में सक्रिय योगदान करें। 22 दिसंबर से समाज सुधार यात्रा की शुरुआत होगी और इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोतिहारी से करेंगे। जब मोतिहारी के बाद वे गोपालगंज, सारण और सिवान की यात्रा पर रहेंगे। 24 दिसंबर को गोपालगंज, सारण, सिवान, 27 दिसंबर को भोजपुर, रोहतास, बक्सर, कैमूर, 29 दिसंबर को मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, शिवहर, 30 दिसंबर को दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, 4 जनवरी को गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, 6 जनवरी को बेगूसराय, मुंगेर, शेखपुरा, 8 जनवरी को जमुई, खगड़िया, लखीसराय, 11 जनवरी को पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, 12 जनवरी को सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, 13 जनवरी को भागलपुर और बांका, 15 जनवरी को पटना और नालंदा। इन जिलों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रमण करेंगे, घूमेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग जोर पकड़ने लगी है। पहले जेडीयू ने बिगुल फूंका तो अब उसमें रालोसपा ने साथ देना शुरू कर दिया। यह मांझी तो पहले ही इस मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार के साथ थे, आज भी वे साथ हैं। अब एनडीए में केवल बीजेपी का ही सुर विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर अन्य घटक दलों से नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर खींचतान की स्थिति बनी हुई है। रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री पशुपति पारस ने इस मुद्दे पर बीजेपी का साथ छोड़ दिया। उन्होंने खुलकर सीएम नीतीश कुमार का समर्थन किया। इसके लिए केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने की बात तक कह डाली है। उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वे इस मांग में सीएम नीतीश कुमार के साथ हैं। पारस ने कहा है कि इस मांग को लेकर वे मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा है कि नीति आयोग ने बिहार को पिछड़ा राज्य कहा है, इसीलिए वे इस मांग में साथ खड़े हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग आज नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी समय से लगातार ये मांग कर रहे हैं। हम एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं, हम चाहेंगे कि एनडीए में सामंजस्य स्थापित रहे, लेकिन ये मांग काफी पुरानी है और जायज है। इसके लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गौरवशाली गरिमा को फिर से स्थापित करने में जी जान से जुटा हुआ है। विकास से कोसों दूर मिथिलांचल की प्राथमिकता के साथ विकास के नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। कुशेश्वर स्थान में मछली मखाना जैसे मुद्दों पर आधारित उद्योग के लिए पहल किया जा रहा है। बिहार की 13 करोड़ आमजनों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हर संभव प्रयास जारी है। एक कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये सभी बातें कही है। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार की प्राचीन गरिमा पर विचार से चर्चा करते हुए कहा कि मिथिला की भूमि ज्ञान, शक्ति और उपासना का स्थल रहा है। यहाँ का मछली और मखाना देश स्तर पर एक रोजगार का साधन बना हुआ है। मिथिला पेंटिंग को मिथिलांचल की एक ऐतिहासिक संपत्ति बताते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अब ये पेंटिंग कला के क्षेत्र में विश्व स्तर पर देश का नाम रोशन कर रहा है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को कहा है कि हमने महिलाओं की मांग पर ही बिहार में शराबबंदी लागू की थी। आसपास कहीं अगर शराब बिकने या फिर पीने की जानकारी मिले तो फिर महिलाएं इसकी सूचना दें। इसमें उन्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जहां उनकी सूचना पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि शराब के खिलाफ बिहार में जल्द ही फिर से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार के 28 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ से मुक्ति दिलाने की दिशा में सरकार गंभीर है। बिहार के हर खेत तक पानी पहुंचने के लिए सरकार काम कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के अररिया रानीगंज प्रखंड क्षेत्र में किसानों को डीएपी खाद नहीं मिलने से हाहाकार मचा हुआ है। खाद नहीं मिलने से सदमे में किसान अब आत्मदाह करने पर उतारू हो रहे हैं। जब गुरुवार को खाद नहीं मिलने से गुस्साए किसानों ने हांसा पूर्णिया मार्ग को गुणवंती मिल चौक और विजय चौक पर सड़क जाम करके जमकर हंगामा प्रदर्शन किया। खाद नहीं मिलने से आक्रोशित किसानों ने हांसा पूर्णिया मार्ग को करीब 5 घंटे तक जाम करके रखा। जाम के कारण सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। खाद नहीं मिलने से परेशान किसानों का गुस्सा और भड़क उठा। यह किसान इतने आक्रोशित हो उठे कि एक किसान ने पेट्रोल छिड़क करके आत्मदाह करने की कोशिश करने लगे। हालांकि शरीर पर पेट्रोल छिड़कने के दौरान ही बौंसी थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश तिवारी ने किसान से माचिस छीन लिया। वहीं जाम कर रहे किसानों ने कहा कि बीएओ और दुकानदार मिलकर खाद की कालाबाजारी करते हैं। खाद दुकानदार रात के अंधेरे में 18,000 रुपए में ब्लैक से खाद बेचता है। हम लोग खाद लेने जाते हैं तो फिर दुकानदार कहता है कि खाद नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने लोगों को आगाह किया है कि कर्ज के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले प्लेटफॉर्म से सावधान रहें। जब गृह मंत्रालय की तरफ से चलाए जा रहे जागरूकता ट्विटर हैंडल साइबर दोस्त की तरफ से इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी गई है। यह ट्वीट में साफ कहा गया है कि बाजार में मौजूद कर्ज देने वाले फर्जी एप्लीकेशन से बचकर रहने की जरूरत है। ऐसे कोई भी एप्लीकेशन बिना पूरी पड़ताल की ना तो मोबाइल में इंस्टॉल करना चाहिए और न ही उनसे जुड़े लिंक खोलने चाहिए। सरकार की तरफ से कहा गया है कि ऐसी सभी कर्ज देने वाली कंपनियों के बारे में रिजर्व बैंक की वेबसाइट से पड़ताल कर लेनी चाहिए। आरबीआई की वेबसाइट पर सभी कंपनियों की जानकारी होती है। ऐसे में जरूरी है कि कर्ज से जुड़े कोई भी दस्तावेज जमा करने से पहले उनकी प्रमाणिकता सत्यापित कर ली जाए। आपको बता दूं कि भोले भाले लोगों को अलग अलग प्रकार का लालच देकर के धोखाधड़ी करने वाले जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। जहां आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने अपने कार्यकाल में संवाददाता सम्मेलन में आग्रह करते हुए कहा था कि उन्हें भी इस तरीके के मैसेज, मेल और लिंक आते हैं, लेकिन इससे सावधान रहना चाहिए। आरबीआई या फिर कोई भी नियामक ग्राहक से किसी भी तरह की सीधी लेन देन नहीं करता है। जहां विशेषज्ञों के मुताबिक देश में फर्जीवाड़ा करने वाले तमाम संगठन सक्रिय हैं। वे लोगों को कम सिबिल स्कोर और सस्ते ब्याज दरों पर कर्ज देने के लालच वाले लिंक भेजते हैं और उन्हें फर्जी वेबसाइट पर अपने दस्तावेज अपलोड करने को कहते हैं। एक बार दस्तावेज अपलोड हो जाने के बाद उनका गलत इस्तेमाल किए जाने की आशंका है। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सम्मान जुड़ गया है। जब पड़ोसी देश भूटान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सबसे बड़े नागरिक अवार्ड से सम्मानित करेगा। जब भूटान की तरफ से इसकी घोषणा कर दी गई है। जब कई देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित कर चुके हैं। जब भूटान के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ट्विटर पर जारी बयान में कहा गया है कि देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से पीएम मोदी को सम्मानित किए जाने के फैसले से हम काफी खुश हैं। पोस्ट में कहा गया है कि कोरोना महामारी के दौरान एवं बीते सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश को जो सहयोग एवं समर्थन दिया है वे बेजोर है। बयान में कहा गया है कि आप इस सम्मान के हकदार हैं। भूटान के लोगों की तरफ से आपको बधाई। पीएमओ भूटान की तरफ से पीएम मोदी की भूटान यात्रा की एक तस्वीर भी शेयर की गई है। यह सऊदी अरब, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, संयुक्त अरब अमीरात, रूस और मालदीव अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित कर चुके हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सभी जिलों में 12वीं पास छात्रों को 25-25 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। इसको लेकर विभाग के स्तर पर तैयारियां की जा रही है। बहुत जल्द करीब 5 लाख छात्रों को इसका लाभ दिया जाएगा। खबर के अनुसार शिक्षा विभाग एक सप्ताह के अंदर ये प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजेगा। वित्त विभाग की सहमति मिलने के बाद सभी छात्रों को 25-25 हजार रुपए की दर से राशि दी जाएगी। हालांकि अभी तक इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत इंटरमीडिएट पास छात्रों को प्रोत्साहन राशि
10,000 से बढ़ाकर 25,000 करना है, लेकिन अभी तक इसकी स्वीकृति वित्त विभाग से नहीं मिली है। अगर वित्त विभाग की स्वीकृति नहीं देता है तो फिर 10-10 हज़ार रुपये राशि भेजी जाएगी। अगर वित्त विभाग स्वीकृति दे देती है तो फिर इसको 10,000 रुपये की जगह 25,000 रुपये मिलेगी। मिली जानकारी के अनुसार 2021 इंटरमीडिएट की परीक्षा में 6,43,678 छात्र शामिल हुई थी, जिसमें से 5,18,591 छात्र पास हुए हैं। जब सभी पास हुए अविवाहिता छात्रों को 25-25 हज़ार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, एक एक करके पोल खुल रही है। जी हाँ, सब रजिस्टर के 3 ठिकानों पर हुई इस छापेमारी में बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई है, जिसे देखकर अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। जब समस्तीपुर के सब रजिस्टर मणि रंजन ने सरकारी पद पर रहते हुए अवैध तरीके से आय से अधिक यानी कि 1,62,00,000 रुपए की संपत्ति जमा की थी, जिसे स्पेशल विजिलेंस यूनिट के अधिकारियों ने जब्त कर लिया है। यह स्पेशल विजिलेंस यूनिट के अधिकारियों ने एक साथ पटना, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में छापेमारी की। प्राथमिक जांच में अवैध कमाई का आरोप सही पाए जाने के बाद सब रजिस्टर्ड के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट पटना ने सब रजिस्टर मणि रंजन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। समस्तीपुर के सब रजिस्टर मणि रंजन के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान स्पेशल विजिलेंस यूनिट के अधिकारियों को 500 और 2,000 रुपए की कई गड्डियां मिली है, जो 1.5 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर कोरिया अपने अजीब कायदे कानून और फैसलों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अब यहाँ के तानाशाही किम जोंग उंग ने जनता के हंसने पर बैन लगा दिया है। दरअसल उत्तर कोरिया अपने पूर्व नेता किम जोंग इल की 10वीं बार मना रहे हैं, इसीलिए अगले 11 दिनों तक उत्तर कोरिया के नागरिकों को शोक मनाना होगा। इस दौरान वे ना तो खुश रह सकते हैं और ना ही हंस सकते हैं। अगर कोई शराब पीता हुआ मिल गया तो फिर उसे सीधे मौत की सजा होगी। डेली मेल की खबर के मुताबिक किम जोंग इल ने उत्तर कोरिया पर 1994 से 2011 तक शासन किया। जब कोरिया के क्रूर तानाशाह किम जोंग इल की मौत 17 दिसंबर 2011 को 69 साल की उम्र में हार्ट अटैक से हो गई थी। इल के बाद उनके तीसरे और सबसे छोटे बेटे किम जोंग उंग ने देश की कमान संभाली। अब उनके निधन के 10 साल पूरे होने पर उत्तर कोरिया के लोगों को 11 दिनों तक सख्त शोक मनाने का आदेश दिया गया है। किम जोंग इल की मौत 17 दिसंबर को हुई थी, इसलिए लोगों को सख्त आदेश दिया गया है कि इस दिन कोई भी बाजार से नया सामान नहीं खरीद सकेगा, कोई खाने के लिए कोई अच्छी सामान नहीं बना सकते हैं। जो लोग शोक के दौरान शराब पीते या फिर खुशी मनाते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मौत की सजा सुनाई जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर इन 11 दिनों के शौक के दौरान किसी के परिवार में कोई मौत हो जाती है तो भी उसे तेजी से रोने की अनुमति नहीं होती है। वे शव को शौक खत्म होने के बाद ही बाहर ले जा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश कुमार के बयान के बाद अब एक और राजनेता का शर्मनाक बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि लड़कियों की शादी की उम्र सीमा बढ़ाने से वे और ज्यादा आवारगी करेंगी। कल कैबिनेट की लड़कियों की शादी की उम्र सीमा लड़कों के बराबर यानी कि 21 साल करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए शफीकुर रहमान बर्क ने ये बयान दिया है। आपको बता दें कि संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इससे पहले उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान पर कब्जे की तुलना भारत में ब्रिटिश राज से कर डाली थी। दोस्तों बात करते हैं कि भोजपुरी फिल्मों के जाने माने मशहूर 2 बड़े अभिनेता और गायक पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की इंडस्ट्री में अपनी अलग अलग पहचान है। इनके जब भी कोई सॉन्ग या फिर फिल्म आती है तो फिर प्रशंसक बहुत उत्सुकता से देखते हैं, मगर इस वक्त दोनों के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। इसके चलते हुए चर्चाओं में आ गए हैं। दोनों ही एक दूसरे पर निशाना साधते दिखाई दे रहे हैं। 17 दिसंबर को पानी पानी की कामयाबी के बाद खेसारी लाल यादव का सॉन्ग रोमांटिक राजा रिलीज होने को है। उससे पहले ही पवन सिंह ने पटना में एक प्रोग्राम के चलते बिना नाम लिए खेसारी को निशाने पर ले लिया और बोला था कि कुछ लोग अकड़ में रहते हैं तथा 5,000 में कहीं भी गाने गा लेते हैं। पवन सिंह ने आगे कहा है कि अभी ऐसे लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि पवन सिंह कहां कहां गाना गाएंगे। ऐसे में अब पवन सिंह के इस बयान पर खेसारी लाल यादव ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से आकर हमला बोला है। खेसारी लाल यादव ने कहा है कि खुद को खड़ा करो, भोजपुरी को बड़ा करो। मैं जिसे बड़ा मानता था उन्हें मेरे नाम से परेशानी है। दुखी खेसारी लाल यादव ने कहा है कि स्टेज पर इंसान को अच्छे मन से रहना चाहिए, दारू पीकर नहीं जाना चाहिए। दारू पीकर जाना अच्छी बात नहीं है। खेसारी लाल यादव ने आगे कहा है कि कुछ लोगों को लगता है कि उनके खींची लकीर पर दुनिया चल रही है, तो फिर आप ही तय कीजिए कि आदरणीय भिखारी ठाकुर जी, शारदा सिन्हा जी, मनोज तिवारी, मधुल जी जैसे कलाकारों ने कुछ नहीं किया है क्या?
इतनी शर्मनाक बात है ये। मैं ऐसे लोगों से प्रतिस्पर्धा नहीं रखता, सिर्फ काम करता हूँ। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पंचायती राज विभाग ने अब बिहार के सभी पंचायतों के लिए नया आदेश जारी कर दिया है। इसके अनुसार नए मुखिया अब किसी भी योजना का चेक नहीं काट सकेंगे। खबर के अनुसार ग्राम पंचायत के सभी योजनाओं के खर्च का भुगतान अब ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से होगा। किस योजना में कितनी राशि का भुगतान हुआ है वह ऑनलाइन के माध्यम से होगा और पैसे का हिसाब भारत सरकार के पोर्टल ई ग्राम स्वरोजगार पर दिखेगा। आपको बता दूं कि बिहार में ज्यादातर मुखिया चुनाव में जीत के लिए काफी पैसे खर्च करते हैं ताकि चुनाव में जीत के बाद योजनाओं के नाम पर घोटाला कर सके। अब ऐसे मुखिया की कमाई बंद होने वाली है क्योंकि सरकार ने अब इसकी जुगाड़ निकाल ली है। मिली जानकारी के अनुसार पंचायती राज विभाग अब पैसों की राशि पंचायत के खाते में भेजेगी और उसी खाते से राशि सीधे संबंधित व्यक्ति या फिर कार्य एजेंसी के खाते में चली जाएगी। इतना ही नहीं, ऑनलाइन जितना भी पैसे का ट्रांसफर होगा ई प्रोग्राम स्वरोजगार वेबसाइट पर दिखाई देगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने फर्जी तरीके से नौकरी हासिल करने वाले 96 अमीनों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है, जबकि कई के खिलाफ जांच चल रही है। खबर के अनुसार जिन अमीनों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है वे फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी हासिल किए थे। कई अमीनों ने तो ऐसे संस्थानों से पढ़ाई की थी जहां अमीन की पढ़ाई ही नहीं होती है और उसने फर्जी सर्टिफिकेट बनाए थे। आपको बता दें कि बर्खास्त हुए अमीनों में 38 अमीनों ने एक ही विश्वविद्यालय का फर्जी सर्टिफिकेट जमा किया था। बाकी 58 अमीनों के सर्टिफिकेट अलग अलग संस्थानों के हैं। इतनी बड़ी मात्रा में फर्जीवाड़े के खुलासे होने के बाद विभाग अलर्ट हो गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 12वीं के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल की प्रवेश परीक्षा में सफल होते हैं तो फिर उन्हें फ्री में लैपटॉप दिया जाएगा। यह खबर के अनुसार इसको लेकर संबंधित विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। बहुत जल्द इस प्रस्ताव को राज्य मंत्रिपरिषद के पास भेजा जाएगा। यह राज्य मंत्रिपरिषद की सहमति मिलने के बाद बिहार के सभी जिलों में रहने वाले छात्रों के लिए ये व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि दूसरे राज्यों में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए बिहार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाते हैं तो फिर उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। इस संदर्भ में बहुत जल्द अधिसूचना जारी की जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि भारत की मदद से पाकिस्तान के चंगुल से आज़ाद हुआ बांग्लादेश आज अपना 50वां विजय दिवस यानी कि विजय दिवस मना रहा है। जब पाकिस्तान से आज़ाद होने के बाद भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में काफ़ी कुछ बदल चुका है। पाकिस्तान से अलग होने के बाद बांग्लादेश ने ज़बरदस्त तरीके से आर्थिक तरक्की की है। जो बांग्लादेश कुछ साल पहले तक सबसे बदहाल देशों की लिस्ट में गिना जाता था, अब वही बांग्लादेश एशिया के 13 सबसे गरीब देशों की लिस्ट से भी बाहर हो चुका है। जब विश्व बैंक द्वारा जारी किए गए साल 2020 के आंकड़ों के मुताबिक एशिया के 13 सबसे गरीब देशों में भारत 13वें स्थान पर है, पाकिस्तान 8वें स्थान है, लेकिन इस लिस्ट में बांग्लादेश का नाम ही नहीं है। इन आंकड़ों का सीधा मतलब ये हुआ कि भारत की मदद से पाकिस्तान से आज़ाद होने वाला बांग्लादेश अर्थव्यवस्था की पटरी पर आज भारत से भी तेज रफ्तार पकड़ चुका है, जबकि दूसरी ओर पाकिस्तान के हालात जैसे के तैसे बने हुए हैं, यानी कि पाकिस्तान की स्थिति सुधरी नहीं है। 2020 के आंकड़े के मुताबिक पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति सालाना आय $1193, भारत में प्रति व्यक्ति सालाना आय $1900 और बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति सालाना आय $1968 है। यानी कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी बांग्लादेश ने भारत को पीछे छोड़ दिया है। दुनिया के सबसे कमजोर देशों की लिस्ट में भारत 63वें, बांग्लादेश 37वें और पाकिस्तान 27वें स्थान पर है। यहाँ भारत अपने दोनों ही पड़ोसी देशों से काफ़ी आगे हैं। इस लिस्ट में सबसे खराब स्थिति यमन की है, जबकि सबसे टॉप पर आइसलैंड है। इसके अलावा साल 2021 की सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत 120वें, बांग्लादेश 109वें और पाकिस्तान 129वें स्थान पर है। बांग्लादेश ने भारत और पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया है। यहाँ पर जब भारत की विशाल अर्थव्यवस्था और भारी जनसंख्या ही रैंकिंग में पीछे रहने के दो सबसे बड़े कारण हैं। जब विकिपीडिया के मुताबिक भारत के मौजूदा जीडीपी $3 ट्रिलियन से ऊपर है, जो विश्व में छठी सबसे बड़ी जीडीपी है। जब वही दूसरी ओर भारत की जनसंख्या विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है। भारत की संख्या 130 करोड़ से भी ज़्यादा है। वही बांग्लादेश की जीडीपी दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी की लिस्ट में 33वें स्थान पर है। जब बांग्लादेश की जीडीपी का साइज 4
$409 बिलियन है। इसके अलावा बांग्लादेश की जनसंख्या भी भारत की तुलना में काफ़ी कम यानी कि 16 करोड़ के आसपास है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।